गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल शुरू किया था कि जो भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं सिलेबस के, उनका टेस्ट होना है जून में, तो उसी के लिए हमने रिवीजन शुरू किया था। तो जो अपना एट्थ क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 था, फोर्स एंड प्रेशर, उसके एमसीक्यूज़ हमने लर्न करना शुरू किए थे। कल की वीडियो में मैं आपको 25 एमसीक्यूज़ समझा चुकी थी और मैंने वो आपको होमवर्क दिया था लर्न करने के लिए। शायद आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो बेटा कर लो, जून में आपका टेस्ट होना है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम आगे जो अपने एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको लर्न करेंगे। पहले समझेंगे, फिर आपको उनको अच्छे से लर्न भी करना है। पहला क्वेश्चन जो कि 26 है, क्या कह रहा है? द मैग्नेट इज स्ट्रोंगर नियर द, कि जो मैग्नेट है वो स्ट्रोंगर कहाँ पे होता है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट पे, एंड्स ऑफ द मैग्नेट पे, सेंटर ऑफ द मैग्नेट, या फिर 1/4 पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्या बोला? या तो पोल्स पे स्ट्रोंग होता है, या फिर बिल्कुल मैग्नेट के एंड्स पे, या फिर बिल्कुल मैग्नेट के बीच में, या फिर मैग्नेट के पोल्स से 1/4 पॉइंट यानी कि 1/4 हिस्सा साइड की तरफ। तो इसमें से कौन सा आएगा बेटा? तो अगर हम बात करें मैग्नेट्स के स्ट्रेंथ की, तो जो मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम होती है मैग्नेट के पोल्स के ऊपर, ठीक है। तो जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी या फिर जो मैग्नेट होगा वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? पोल्स के ऊपर होगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, के किसी भी मैग्नेट के अराउंड में या फिर मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस या फिर वो रीजन जहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए उस मैग्नेट की वजह से, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? तो बेटा उस स्पेस को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जहाँ तक उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है एक मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। 28 देखो बेटा क्या कह रहा है? द प्रेजेंस एट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज, के समुद्र का जो तल होता है उसमें जो प्रेशर है उसकी क्या वैल्यू होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ग्रेटर देन एट सी लेवल, के जो बॉटम है वहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है सी लेवल से ऊपर, यानी कि जो सब बिल्कुल समुद्र का जो सरफेस होता है उससे हाई होता है, या फिर उससे कम होता है, या फिर सेम होता है, या फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा कि जो समुद्र का बॉटम है वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल, ठीक है। क्योंकि समुद्र के बॉटम में डेंसिटी का भी फ़र्क हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है काफ़ी हाई होता है बॉटम के ऊपर। आगे करते हैं। 29 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को फेंकते हो ऊपर की तरफ तो उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में फेंकते हो, चाहे आप उसको ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, चाहे उसका आप प्रोजेक्टाइल मोशन दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ग्रेविटी लगेगी ना, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तो उसको नीचे की तरफ ही तो खींचेगी ना। तो जो ग्रेविटी है वो हमेशा कहाँ लगती है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। चाहे ऑब्जेक्ट किधर भी फेंका जाए, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी फेंको, ग्रेविटी हमेशा लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 30 देखो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई ए फोर्स, कि एक फोर्स इनमें से कौन सा एक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है? पहला बोल रहा है चेंजिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन चारों में से जो फोर्स है वो शेप को भी चेंज कर सकता है, पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा कि फोर्स लगाने से किसी का मास चेंज हो गया हो। जैसे मान लो आप खड़े हो, आपका मास m है, आपको किसी ने धक्का मारा, क्या आपका मास बढ़ेगा या कम होगा? कुछ नहीं होगा ना, मास बिल्कुल सेम रहेगा। तो फोर्स से हम किसी का मास चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेंजिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेवल 2 शुरू हो गया अपना। क्या है?
31 क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, पिक द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन के इनमें से फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन कौन सा है। फंडामेंटल का मतलब वो होता है कि जिसको कि डिराइव नहीं किया जा सके, ठीक है। वो है इन तीनों में से जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि जहाँ से कि हम दो इक्वेशंस पढ़ते हैं कि F = dp/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक हम पढ़ते हैं F = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे ये दो इक्वेशंस अपनी निकल के आती है, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल लॉ है क्योंकि इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। तो ये आएगा, इसका आ जाएगा आंसर बी आ जाएगा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन कौन सा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। उसके बाद बोल रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच डू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आर कॉल्ड। के कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है चाहे वो मोशन की स्टेट हो, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, तो बेटा ऐसे फोर्सेस को नाम दिया जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस के। वो एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं, उनका जो नेट इफेक्ट है, उनका जो नेट फोर्स है वो जीरो निकल के आएगा। तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बैलेंस्ड फोर्सेस। आगे देखो क्या कह रहा है, if a body is allowed to fall down a height freely its speed increases continuously it is because, क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट से फ्रीली गिराते हो नीचे की तरफ तो उसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो अर्थ की तरफ आता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसी की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो नीचे आते आते बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। 33 समझ में आया। 34 देखो क्या कह रहा है, ए लार्ज ट्रक and a car is moving with the same velocity have a head-on collision which of the following is an incorrect statement। क्या बोला कि एक बड़ा सा ट्रक है और एक कार है जो कि ट्रेवल करे सेम वेलोसिटी से और आगे उनका हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी कि दोनों आगे एक दूसरे को टकरा जाते हैं। इधर से कार है इधर से ट्रक है आगे टकरा गए, ठीक है। तो बोला कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। पहली बोल रही है बोथ व्हीकल्स एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोला कि दोनों फोर्सेस, दोनों जो व्हीकल्स हैं उन पे सेम फोर्स लगेगा। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन एंड एक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि उन पे जो फोर्स लगा होगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है, द कार विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। अब यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इक्वल करेंगे, हमने यहाँ भी बोल दिया कि कार को ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ये वाली गलत हो गई। बाकी इनको भी देखो एक बार, द ट्रक विल एक्सपीरियंस लेसर एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि ये एक्सेलरेशन को कैसे समझा रहा है, तो उसको हम एक बार समझ के देखते हैं। देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है एफ होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, है ना। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ कार की, है ना, तो कार का जो मास है जो कार का मास ऑफ कार वो कम होगा ना मास ऑफ ट्रक से। भी ट्रक तो कितना बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि कार का जो मास है वो कम है, तो यानी कि कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ट्रक का कम, हाँ तो अगर कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ट्रक का अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ट्रक का मास ज़्यादा होगा, अगर ट्रक का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है कि ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, और कार का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा, वो ज़्यादा होगा क्योंकि कार का मास कम है। तो इन चारों में से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो कौन सी है, बी है कि दोनों पे या फिर कार पे ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा फोर्स का, ठीक है। आगे देखो 35 देखो क्या कह रहा है, ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस पे फ्रीली लाई कर रही है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है।
क्या बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, के बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, या फिर ओनली द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन इट, कि उस बॉडी पर सिर्फ बॉडी ऑब्जेक्ट का वेट लाई करेगा, या फिर उसके ऊपर उसका सिर्फ वेट लगेगा, या फिर ओनली द रिएक्शन ऑफ द अर्थ एक्शन, या फिर खाली उसकी रिएक्शन फोर्स लगेगी, या फिर द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन ऑफ द अर्थ है। तो बोला है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मास अगर mg है तो इस ये है ना अर्थ के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा mg, और क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर एक mg वेट जो फोर्स है वो लगा रहा है तो ऊपर में इसको एक रिएक्शन फोर्स पक्का मिलेगा, और जो दोनों की इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगी कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वो अर्थ की नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, और साथ में वो अपोजिट भी होगा, ठीक है। हमने 35 क्वेश्चन समझ लिए, आगे के क्वेश्चन हम कल समझेंगे। आपका होमवर्क है कि 5 ये और नहीं, हाँ यही हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, थोड़े से समझने का ज़्यादा थे तो इनको लर्न करना है आपको अच्छे से। बाकी अब ये 15 क्वेश्चन बचेंगे, ये कल की वीडियो में हम इनको क्लियर कर लेंगे। आपको 35 तक सारे के सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं। समझ में शायद आपको आ गए होंगे, नहीं भी आए हों तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना, जो सब सवाल नहीं आता है तो मैं बता दूंगी, ठीक है। सारे लर्न करने हैं आपको अच्छे से होमवर्क के अकॉर्डिंग। अब हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 35 आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।